Assalamu alaikum guys. मेरा नाम माज ज़ुबैरी है. Thank you so much for tuning in. This is a very special episode of League Report. We are starting a new series. इसमें हम बास्केटबॉल की दुनिया में जो लोग हैं, जो important figures हैं पाकिस्तान में, and people who've been doing great work in the world of basketball, हम उनको बुलाएंगे, उनसे थोड़ी गपशप करेंगे, पूछेंगे about the things that they're doing, just so everybody can find out about all that is happening in the world of basketball. And I wanted to start this series by getting someone from the official body of Pakistan Basketball Federation, the stakeholder of basketball, the people actually in charge of running basketball in this country. And the person who without a doubt came to my mind is none other than Sir Yaqub Qadri. Assalamu alaikum sir, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? क्या हाल है? आप सुनाएं, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी। याकूब साहब, आपको तो मैं बचपन से देख रहा हूँ, जब से मैंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया है, कोई भी छोटा सा ऑफिशियल टूर्नामेंट हो या कोई भी हो, तो आप बास्केटबॉल की दुनिया में आई गेस आपका एक्सपीरियंस और तजुर्बा विद बास्केटबॉल मेरी उम्र से भी ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा अपना तारुफ बता सकते हैं बास्केटबॉल से, आपका क्या रिश्ता रहा है, आप कितने अरसे से एसोसिएटेड हैं बास्केटबॉल के साथ? सबसे पहले तो माज आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बिल्कुल सर। और ये मौका दिया कि बास्केटबॉल के लोगों से मैं बात करूं, और मुझे ये भी बहुत खुशी हुई है कि आप बास्केटबॉल के लिए इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। बस थैंक यू सर। तो दूसरा ये कि बास्केटबॉल से मेरा ताल्लुक़ 1982 से है। अच्छा, 1982 माशाल्लाह। 1982 में मैंने बास्केटबॉल शुरू की थी आरामबाग से। अच्छा। और कराची बोर्ड, कराची जूनियर, सही, कराची यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ जी, सिंध, इन सारी टीमों से मैं खेला जी। इसके बाद मैं 2 साल सिंध पुलिस का वाइस कप्तान भी रहा, उनसे भी बास्केटबॉल खेलता रहा। फिर कोस्ट गार्ड ज्वाइन की, 4 साल कोस्ट गार्ड से खेलता रहा। इसके बाद फिर मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर ख़त्म करके वापस क्लब अपना ज्वाइन कर लिया, जो KVBC कराची बास्केटबॉल क्लब था। सही। तो बस ये बास्केटबॉल की ये हिस्ट्री है मेरी। 1993 से मैंने अपनी रेफरीज का मैंने करियर स्टार्ट किया था, और बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजाज़ हासिल हुआ कि मैं नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स और चैम्पियनशिप्स में मैं करवाई सारी। जी सर। तो 1995, 96, 97 ये तीनों, बल्कि 98, ये चारों चैम्पियनशिप्स, नेशनल चैम्पियनशिप का फाइनल मैंने ही खिलाया था। जी सर। और 1998 में मैंने फीबा का एग्ज़ाम दिया, और वो एग्ज़ाम पास करके मैं पाकिस्तान से फीबा रेफरी बनने में कामयाब हो गया था। मतलब पाकिस्तान में सिर्फ आई थिंक गिने चुने ही हैं फीबा सर्टिफाइड रेफरीज। बहुत मुश्किल, बहुत कम है, इस वक्त कोई भी नहीं है जो करंट रेफरीज का हमारा रोस्टर है, उसमें कोई भी एक्चुअल फीबा सर्टिफाइड या पास नहीं है। सिर्फ एक हमारे 2 डॉक्टर रोज हैं जो फीबा से सर्टिफाइड कमिश्नर हैं। जी जी, कमिश्नर हैं जी। ठीक। इसके बाद सर आप मतलब रेफरी बोर्ड वगैरह में थे, तो इसके बाद अब आप फेडरेशन में से आपका मतलब तब से आई गेस 93 में जब आप रेफरी बने, तो आपका फिर मतलब फेडरेशन के साथ मतलब वहाँ से आपका सिलसिला शुरू हुआ? 93 से मैं नेशनल रेफरी बन गया था। जी जी। और 98 में जब मैं फीबा रेफरी बना, इसके फ़ौरन बाद मुझे रेफरीज बोर्ड का मेंबर भी बना दिया गया। अच्छा। और फिर चूँकि 2000 में हमारी फेडरेशन चेंज हो गई थी, और वो दूसरा ग्रुप आ गया था, और तकरीबन 2013 तक उन्होंने इस बास्केटबॉल को चलाया, और बल्कि तबाही कर दी थी उन्होंने। तो फिर 2013 में फिर हम वापस आए, और इस बास्केटबॉल के लिए हम दोबारा से हमने काम शुरू किया है। सही। तो 2000 से 2013 का जो पीरियड था, उसमें भी आप मेंबर थे या आप मतलब जी मेंबर था, और मैं बास्केटबॉल से कनेक्ट रहा, और कराची के सारे बड़े इवेंट्स मैं करवाता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। और फिर 2013 से स्टिल अभी तक मैं बास्केटबॉल रेफरीज बोर्ड का मेंबर हूँ। रेफरीज बोर्ड के मेंबर आप एक दफ़ा हेड भी रह चुके हैं अगर मुझे सही से याद जी है। मैं मतलब चूँकि हमारे सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर सिराज कुरैशी, चूँकि वो बीमार रहते हैं, जी जी, तो उनकी जगह फिर मैं ही रेफरीज बोर्ड को देखता हूँ। सही, बिल्कुल। तो मुझे याकूब साहब आपको बुलाने का बहुत बड़ा एक पॉइंट जो ये था वो ये था कि मुझे ऐसा फ़ील होता है, ये इस प्लेटफॉर्म का भी एक बहुत बड़ा मकसद ये था, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हमारा जो मुल्क है ना, उसमें जो बास्केटबॉल खेलने वाले हैं और जो खिलाने वाले हैं, उनमें एक बहुत मतलब क्या कहते हैं, उनका ओपिनियन बहुत डिफरेंट है, और दोनों बहुत अलग अलग अपने अपने में रहते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा मकसद वो
दूर करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सर अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता बास्केटबॉल का स्ट्रक्चर क्या है इस मुल्क में, तो अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप किस तरीके से किसी बंदे को एक्सप्लेन करेंगे कि बास्केटबॉल ऐसे खिलाई जाती है? देखिए, असल में फेडरेशन होती है हर मुल्क के अंदर, उसकी जी जी जो उसकी वो वाहिद इदारा होता है जो पूरे मुल्क की बास्केटबॉल को कंट्रोल करता है। सही। उनका काम ये होता है कि एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स में लेकर रहकर वो काम करते हैं। ठीक है, और ये फीबा ने सेट किया है? बिल्कुल, इसका कॉन्स्टिट्यूशन फीबा से अप्रूव हुआ होता है। सही है। और फीबा उसकी निगरानी भी करती है। सही। तो जो फेडरेशन के मकासद हैं वो तो बेसिकली प्रमोशन ऑफ बास्केटबॉल है। बिल्कुल। और जो भी बास्केटबॉल खेलने आता है या खिलाने आता है उसको फैसिलिटेट किया जाता है, लेकिन उनको ये समझा दिया जाता है कि ये लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स में आपने सही है। जो भी काम करने आप करें विद इन कॉन्स्टिट्यूशन। सही, कि ये हुदूद सेट हैं, आपने जो चीज़ करनी है आप इनके अंदर रहते हुए आप करें तो अच्छा है। तो आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ कि वो कुछ लोग आजकल थोड़े से नाराज़ हैं फेडरेशन से, तो उनका मसला यही है कि वो उस लिमिट से बाहर निकल रहे हैं। उनको समझाया भी है कि आप इस लिमिट्स में खेलें, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। सही। लेकिन जो फेडरेशन के कवानीन हैं उनको आपने फॉलो करना होगा। सही, और जायज़ बात है। आई थिंक इसमें कोई तो नए लोग, यंग ब्लड है, थोड़ा जोश जज्बा भी होता है, तो बाज़ औक़ात वो उसको फूल कर ले जाते हैं। बेशक। नहीं सर, मैं तो वैसे तो मैं आपसे इसके बारे में पूछना तो ज़रूर था, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। एंड ऑब्वियसली बास्केटबॉल हमारे मुल्क में ग्रो तभी करेगी अगर हम सब एक पेज पे हों, एक साथ हों, एका हो। तो उसके बारे में तो डेफिनेटली मुझे आपसे पूछना था। लेकिन मेरा बेसिकली सवाल आपसे सॉर्ट ऑफ ये था, जैसे हमने अभी मेंशन किया रेफरीज बोर्ड होता है, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो फॉर एग्जांपल जो लोगों को नहीं पता, जो स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं पता किसी को कि ये एग्जिस्ट करता है मुल्क में, कि जैसे हमारी जो नेशनल फेडरेशन है उसके अंडर कौन कौन सी बॉडीज़ आती हैं? देखिए, फेडरेशन का अपना जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होता है कि उसके एक प्रेसिडेंट होता है। सही। जो हेड ऑफ फेडरेशन है। जी जी। उसके बाद उनके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक। सही है। 4 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। जी। ठीक है। एक ट्रेजरर होते हैं जो फाइनेंशियली जो भी होता है उसको वो चेक करते रहते हैं और उसको सारा इस्तेमाल करते हैं, फाइनेंसेस के कंट्रोल। जनरल सेक्रेटरी होते हैं जो ओवरऑल सारा काम करते हैं और पूरी फेडरेशन को देखते हैं। जी। उनके साथ 3 एसोसिएट सेक्रेटरी होते हैं जिसमें एक मैं भी हूँ। पिछले 8 साल से मैं पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के अंदर एसोसिएट सेक्रेटरी हूँ और हमारी जो सेक्रेटरी खालिद बशीर साहब, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। सही। इसी फेडरेशन के तहत फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसके 4 मेंबर होते हैं। सही। इसके अलावा इनका रेफरीज बोर्ड अलग से होता है जो सारे रेफरीज के मामलात और टूर्नामेंट की सूरत को वो देखता है। इसी तरह एक कोचेज़ बोर्ड होता है जो कोचेज़ तैयार भी करता है और कोचेज़ प्रोवाइड भी करता है। सही। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है फेडरेशन का। और फेडरेशन किस तरह बनती है, तो फेडरेशन के 15 यूनिट्स हैं। सही। के अंदर जिसमें 8 डिवीजन्स हैं। 8 डिवीजन्स जिनको वोट पावर है। जी जी। उसमें कराची भी शामिल है, हाँ। हैदराबाद है, कोयटा है, मुल्तान, सही, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, सही, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और हज़ारा। सही। ये 8 डिवीजन है। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान एयरफोर्स, सही, ये से पाकिस्तान पुलिस, जी जी, ये से एफिलेटेड यूनिट्स हैं। सही। तो ये सारे डिपार्टमेंट ये सारे मिलके फेडरेशन को इंतखाब करते हैं। सही। सर आपने कहा वोटिंग पावर इन 8 डिवीजन्स के पास है, तो सर वो कैसे डिसाइड होता है कि वोटिंग पावर किसके पास? जो बड़े डिवीजन्स हैं जिनके यहाँ एक्टिविटीज़ रेगुलर होती हैं और वो फेडरेशन के सारे कानूनी तकाजे पूरे करते हैं, उनको वोट पावर दिया जाता है। पॉपुलेशन साइज भी देखा जाता है, जाहिर है कि बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस और वो अपना क्या काम कर रहे हैं अपने यूनिट के अंदर, अपने डिवीज़न के अंदर। सही। तो और ये फेडरेशन का जनरल हाउस तय करता है सारा। सही। मतलब पूरा मतलब ये ऐसे ही नहीं बस जैसे प्रोसीजर होता है, बहुत ऑफिशियल तरीके से मतलब हर चीज़ लेके चली जाती है। क्योंकि अगर कोई आउटसाइडर होगा उसको शायद ऐसे फील होता होगा कि कोई चीज़ ऐसी हो रही है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके का पूरा लीगल तरीके से पूरा उनको दे दिया जाता है, उसको पूरा फुलफिल करते हैं, फिर उनको
बिल्कुल। अभी सर मैं जो लास्ट जो पहले ऑफिशियल एक्टिविटी जो मैंने देखी थी वो पिछले साल आई थिंक जून में, शायद मुझे सही से डेट याद नहीं आ रही, लेकिन कराची बास्केटबॉल के जो इलेक्शंस हुए थे जी, उसमें मैं आया था एज अ मेंबर क्लब के पार्टिसिपेंट आया था कि भाई मुझे कहा गया था कि आपने आके वोट करना है, कि आपने अपने क्लब को रिप्रेजेंट करके वोट करना है। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। वो मेरे लिए बहुत एक आई ओपनिंग चीज़ थी, वो मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। और सर ये इलेक्शंस कितने ऑफन होते हैं बाय द वे, जो होता है? हर 4 साल में। हर 4 साल होता है। हर 4 साल में। और जिस इलेक्शन में आप आए थे उन्हीं इलेक्शंस में मैं कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी। मतलब आपकी माशाल्लाह से सर लिस्ट ऑफ एक्कोलेट्स जो है वो मैं बस लिखता ही जा रहा हूँ और बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली आप मतलब बास्केटबॉल की उसमें मतलब माशाल्लाह से आपका बहुत बड़ा हो रहा है, एंड आप बहुत हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर भी रह चुके हैं। तो सर हाँ, जो मेरा सवाल था वो ये था कि कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें एक कमेटी आई थी, वो कौन सी कमेटी थी? वो फेडरेशन जी ने उन इलेक्शंस की निगरानी की थी। उन इलेक्शन में सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे जी और सिंध स्पोर्ट बोर्ड के भी नुमाइंदे मौजूद थे। तीनों ने उन इलेक्शंस को ऑब्जर्व किया था और स्क्रूटनी कमेटी फेडरेशन ने बनाई थी जिनके तहत ये इलेक्शन हुए थे। और इनको फेडरेशन की नुमाइंदे ने, सिंध ओलंपिक के नुमाइंदे ने और सिंध स्पोर्ट बोर्ड के नुमाइंदों ने ऑब्जर्व किया था और तीनों मौजूद थे वहाँ पे। सही, वो बेयरिंग विटनेस के ये मतलब इलेक्शंस फ्रॉडुलेंट नहीं थे, नीट एंड क्लीन और फेयर हुए हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सर तो जैसे अभी आपने मेंशन किया, आपने ओलंपिक एसोसिएशन मेंशन की जी, तो सर नेशनल फेडरेशन का ओलंपिक एसोसिएशन से क्या ताल्लुक होता है? देखिए, हर मुल्क की एक नेशनल ओलंपिक कमेटी होती है सही, जो सारी फेडरेशंस की हेड होती है। सही, सारे स्पोर्ट्स की फेडरेशन, सारी स्पोर्ट्स की, और सारे स्पोर्ट्स की फेडरेशन से मिलकर ही वो बनती है। सही। और वो जो कि आईओसी से डायरेक्ट कनेक्ट होती है और हम ओलंपिक गेम्स हो दुनिया में कहीं भी गेम्स हो रहे होते हैं वो हम ओलंपिक कमेटी के तहत ही वो उनकी सरबराही में हम जाते हैं या उनकी रिकग्नाइजेशन में हम जाते हैं। सही, इंटरनेशनल ओलंपिक जी, वो मदर बॉडी होती है सारी फेडरेशन की, सारी फेडरेशन की। ठीक है सर। सर तो जैसे अभी आपने मेंशन किया तो इस तरह प्रोविंशियल बॉडीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, वो कहाँ लाया करती हैं? ओलंपिक की प्रोविंशियल बॉडीज़ भी हैं, जैसे चारों सूबे के अंदर सिंध के अंदर हमारी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन है जिसके सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत साहब हैं। सही। और वो सिंध की जितनी बॉडीज़ होंगी सिंध लेवल की वो उनके कंट्रोल में वो सिंध के उसमें आती है। सही। तो सर जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक दो चीज़ें जो मैंने आपने पूछी हैं वो ये थी कि कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन जब इलेक्ट हुई थी तो जो प्रेसिडेंट हैं शाहजहान मलिक, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि वो कुछ सर्टेन मुआहदे हैं जो जिन पे वो काम करेंगे या जिस पे बॉडी काम करेंगी। तो उस हवाले से सर आप अभी तक आपको कैसा रहा काम, कैसा चल रहा है? नहीं, शाहजहान के साथ तो माशाल्लाह शाहजहान बड़े जोश और बलबले इंसान है। उन्हें बहुत शौक है बास्केटबॉल का। बिल्कुल। उनको असल में लोगों ने पहचाना नहीं। सही। वो बास्केटबॉल के लिए बहुत काम करना चाहते हैं। मेरे साथ 2-4 मीटिंगें हुई हैं जिसमें उन्होंने इन चीज़ों का जिक्र किया है। अभी आपने देखा होगा नेबरहुड पार्क को रेनोवेट किया गया। शाहजहान मलिक उसमें इन्वॉल्व थे। वो एक उनका पॉइंट था कि मतलब पार्क्स की रेनोवेशन वगैरह करानी है। लाहौर में मेरी इनके साथ एक मीटिंग हुई है, उसके अंदर भी उन्होंने मुझे कहा कि हमने कराची के 2-3 और बास्केटबॉल कोर्ट्स को जो ख़राब हो चुके हैं उनको रेनोवेट करेंगे और बास्केटबॉल ताकि ग्रास रूट लेवल से हमें प्लेयर्स मिले। सर कौन कौन से कोर्ट्स हैं वो जिसके उन्होंने जिक्र किया? केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। जी। उन्होंने मुझसे जिक्र किया है निश्तर पार्क का। निश्तर पार्क बहुत पुराना है, बहुत पुराना है और बड़े अच्छे प्लेयर्स निश्तर पार्क से निकले। बिल्कुल। तो केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हमारे एक साथी रजा आगा वहाँ पे कोच हुआ करते थे। जी। और बड़े अच्छे प्लेयर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए वहाँ से। तो हम चाहते हैं कि 2 कोर्ट आबाद हो जाए ताकि हमें मजीद बास्केटबॉल के लिए काम किया जा सके। शाहजहान ने मलीर का भी मुझसे जिक्र किया था कि मलीर में भी कोर्ट को वो रेनोवेट करवाएं। सही, इंशाल्लाह अब करेंगे। इंशाल्लाह होपफुली ये सब चीज़ें हो जाए। अच्छा सर, इसके अलावा शाहजहान साहब ने एक और चीज़ जो कही थी इलेक्शंस वाली मीटिंग में, वो थी कि हमें लाइक लड़कियों के लिए भी हमें काम करना है, उनकी ग्रोथ के लिए भी। बिल्कुल। तो उस फ्रंट पे कोई आपके पास है कोई बात जो आप शेयर कर सकें? देखिए, उस पर हम काम कर रहे हैं। शाहजहान से मेरी मीटिंग हुई और अब लास्ट नेशनल गेम्स में आपने देखा भी होगा कि हमने जो सिंध की टीम बनाई उसके अंदर
9 लड़कियां कराची की थी, हाँ। एक लड़की हैदराबाद की थी। और टीम की परफॉर्मेंस से मैं मायूस तो नहीं हूँ, बहुत अच्छी तो नहीं थी लेकिन बहुत बेहतर भी थी। बिल्कुल, मतलब चौथे पोटेंशियल तो नंबर पे वो डेफिनेटली, नेशनल लेवल पे बिल्कुल वो टीम सिंध की। बिल्कुल पोटेंशियल तो डेफिनेटली बिल्कुल बहुत कराची है। में बास्केटबॉल बिल्कुल गर्ल्स के में बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसका। एब्सोल्युटली। सर अब अभी तक तो देखें हमने ये सब बातें कर ली कि आप लोग काम वगैरह क्या कर रहे होते जी। हैं, तो मैं आपसे सर पर्सनली पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ कि आपको, क्योंकि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं उसकी रियलिटी है कि यहाँ पे कोई भी काम करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो सर ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है फेडरेशन या कोई भी जो बॉडी बास्केटबॉल कराना चाहती है वो फेस करती है, जो आम आदमी या आम प्लेयर को नहीं पता होते हैं? देखिए इसमें सबसे बड़ा मसला फाइनेंस का होता है। फाइनेंस का होता है। किसी अब डिवीज़न की बॉडी किसी भी नेशनल चैम्पियनशिप में, चाहे वो सी ग्रेड हो, चाहे बी ग्रेड हो, चाहे ए ग्रेड हो या नेशनल चैम्पियनशिप हो, अगर आप एक टीम भेजते हैं तो उसमें एटलीस्ट 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। 3 लाख। अच्छा, डिवीज़न उसको वो नहीं कर पाते, वो कोशिश करते हैं कि अपने डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर से कुछ ग्रांट ले लें, कुछ मदद हासिल कर लें। कुछ लोग कामयाब होते हैं और ज़्यादातर लोग नाकाम रहते हैं इसके अंदर। सही। फिर अपने तौर पे वो स्पॉन्सर्स से कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ चूँकि बास्केटबॉल इतना मीडिया पे इतना बड़ा स्पोर्ट नहीं पॉपुलर नहीं है, तो स्पॉन्सर्स भी बहुत ही मतलब हेजिटेट करते हैं, तकल्लुफ़ करते हैं, मतलब ऑब्वियसली उनका भी इसमें इतना फ़ायदा नहीं होता। तो बिगेस्ट चैलेंज जो है वो फाइनेंस का होता है। सही है सर। ये तो चले एक तरीके से एक अंडरस्टूड सी बात थी ना, मतलब कि जैसे ये मुझे भी एक आइडिया होगा एज अ प्लेयर कि लाइक हाँ ऑब्वियसली फंडिंग का तो मसला डेफिनेटली है। बिल्कुल। तो सर ऐसा कोई मसला जो जैसे जो एक आम बंदे की आंखों से मतलब कम्प्लीटली ओझल हो, वो उस मतलब उसके गुमान में नहीं आता हो, ऐसी कोई बात जो आपको फील होती हो? दूसरा जो मेरी ज़ाती राय में आप मुझसे पूछे ना, तो हमारे यहाँ कोचेस की कमी है। कोचेस की प्रॉपर कोचेस की कमी है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ आप ऐसे ही खड़े जाएं कि हमने बास्केटबॉल खेली है, कोचिंग कर लें, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। बिल्कुल। फीबा के अगर आप कोचिंग का प्रोग्राम देखें, बिल्कुल, तो वो बड़ा ग्रास रूट लेवल से चलते हैं और हर चीज़ को वो कवर करते हैं। सही। तो बिल्कुल। मेरी एडवाइस है, फेडरेशन को भी मैं एडवाइस देता रहता हूँ कि हमें वो ऐसे कोचेस तैयार कर दीजिए जो फीबा के जो उनका करिकुलम है उसको फॉलो करते हुए चलें, तो हमें उससे बहुत कामयाबी हासिल होगी। सर मैंने कहीं से सुना था कि कोचिंग या रेफरी क्लिनिक की भी मैंने कहीं से खबर सुनी थी कि शायद आप लोग करवाना चाह रहे हैं। हम लोगों ने भी रिसेंटली कराची के अंदर तो हमने ये प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं और 2 प्रोग्राम हमने करा लिए हैं। जो एक हमने एक स्कूल में करवाया था, जी फेडरल बी एरिया में, और दूसरा कराची ग्रामर स्कूल में भी हमने ये एक प्रोग्राम करवाया। जी। 2 प्रोग्राम और पाइपलाइन में है, एक स्पेशल ओलंपिक्स वाले करवा रहे हैं और एक बिकन हाउस स्कूल वाले करवा रहे हैं। सर थोड़ा सा डिटेल आप तफसील दे सकते हैं कि क्या मतलब प्रोग्राम्स में क्या डिस्कस किया गया, किस सिलेबस क्या था, क्या मवाद पढ़ाया जा रहा था? हमने दोनों में हमने फीबा का जो लेवल 1 कोर्स है उसी को फॉलो किया था और वही चीज़ें हमने अपने कोचेस को बताई जो फीबा अपने लेवल 1 सही के कोचेस को सही करते हैं। तो बेसिक से हमने शुरू करवाया था कि ड्रिबलिंग कितनी किस्म की होती है, कैसे होती है। बच्चों हमने उनको जो टारगेट दिया था वो छोटे बच्चों का 12 से 14 साल के दरमियान के, उनको ट्रेनिंग का तरीका बताया था। सही कि इनको इस तरीके से ट्रेनिंग है। और कितने सर लोगों ने अटेंड किए थे ये कैंप, मतलब पहला जो हमने इवेंट करवाया उसके अंदर तकरीबन 100 पार्टिसिपेंट्स थे। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। वो जनरेशन स्कूल में जो हुआ था, जी इब्राहिम शेख और हमारे दोस्त हैं, उन्होंने करवाया और बड़ा अच्छा वो प्रोग्राम रहा माशाल्लाह। उसका फीडबैक भी हमें बहुत अच्छा मतलब कि लोग बनना चाहते हैं बस जी बहुत, और वही लोग इंटरेस्टेड हैं कि सर और भी कहीं हो तो आप हमें बताएं, हम ज़रूर आएंगे, हम सीखना चाहेंगे। इससे पहले 2 साल पहले हमने अल्फा एजुकेशन नेटवर्क के अंदर भी इसी तरह के कोचिंग कोर्स करवाया था। उसमें भी तकरीबन मोर देन 50 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया था। बिल्कुल। सर आपने जैसे खुद आप माशाल्लाह से मतलब आप कह रहे हैं आप फीबा सर्टिफाइड रेफ एक तरीके से हैं, पाकिस्तान के वाहिद शायद हैं जो मतलब सर्किट में, या वन ऑफ दी ओनली अगर आप हैं। तो सर अगले आपको क्या लगता है कि अगले जो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये तो एक इलेक्शन ईयर है हमारे लिए पाकिस्तान बास्केटबॉल के लिए जी, तो आपको क्या लगता है अगले 4 साल में
किस तरफ जा सकती है, मतलब हम लोग कितना ग्रो कर सकते हैं, आप मतलब आइडियल वर्ल्ड में अगर हम हों तो देखिए कितना अच्छा ग्रो कर सकते हम कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले फीबा एशिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान आए, हैं? बिल्कुल। हैगॉप। जी जी मेरी और शाहजैन की भी उनसे मुलाकात हुई जी जी। और उनसे बहुत सारी बातें भी की हमने, और उन्होंने फेडरेशन के साथ भी 2 मीटिंगें की हैं कि पाकिस्तान के अंदर बास्केटबॉल को हम किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, और उन्होंने बड़े कीमती मशवरे दिए हैं उस मीटिंग में सही। कि आप ग्रास रूट लेवल से बास्केटबॉल को चलाएं ताकि आपके पास यंग प्लेयर्स आएँ, और फीबा इस बात पे खुश है कि आपके पास अंडर 25 की टीम तैयार हो। सही। फीब अंडर 25 के मतलब 25 दैट इज़ द गोल एक तरीके से बिल्कुल, कि हम और उस पे अंडर हम काम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। चल सर, जैसे मेरा खैर तो आपकी बात से इंशाल्लाह, इसमें आपकी बात में घी शक्कर, और इंशाल्लाह हम लोग ये चीज़ कर सकें। लेकिन मेरा सर सवाल उस सेंस में था, जैसे हम लोग जो, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर गेम को ग्रो करना है ना, तो उसमें ये जो आपने बहुत अच्छी बात रेस की कि जो कोचेज़ हैं और जो रेफरीज़ हैं, उनका हमें स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर करना है। उनका स्टैंडर्ड अगर ऊपर होगा तो हमारे प्लेयर्स का स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो सर उस सेंस में हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, या क्या चीज़ हो सकती है जिससे ग्रो हो? देखिए, अगर बात हम करें कराची लेवल की, तो प्रेसिडेंट शाहजैन से इस मौजू में मेरी बात हुई, और हमने 2-3 कोर्सेज कोचेस के भी करवाने, ताकि हम कोचेस कराची के प्लेटफॉर्म से तैयार करें, सही। और रेफरीज का भी स्टैंडर्ड हम बेहतर करना चाह रहे हैं। अच्छा। वैसे तो देखा जाए तो हमारे पास कराची में अच्छे रेफरीज मौजूद हैं, लेकिन हम इसको और भी डेवलप करना चाह रहे हैं कि और ज़्यादा हमारे पास रेफरीज हों। सर रेफरीज़ का रोस्टर जो, मतलब कितने रेफरीज़ हैं कराची के पास करंटली? देखिए, अगर हम बात करें स्कूल लेवल्स के रेफरीज, तो हमारे पास तकरीबन 20 का फिगर है। सही। लेकिन अगर अच्छे रेफरीज जो अच्छे मैचेस करवा सकते हैं, वो 8 से 10 रेफरीज हैं। 8 से 10 रेफरीज हैं जो आपके मुताबिक नेशनल लेवल पे क्या करा सकते हैं? बेशक वो आप कह रहे हैं 8 से 10 हैं। एंड अगर आप कंपेयर करें किसी और उससे, किसी और शहर से, बिल्कुल। अब लास्ट नेशनल गेम्स में भी आपने देखा होगा कि कराची के रेफरीज की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। बिल्कुल। फाइनल भी मेरे ख्याल से कराची के रेफ्स नहीं कराए थे, और गर्ल्स का फाइनल भी इन्हीं रेफरीज ने करवाया था। बिल्कुल। तो डेफिनेटली मतलब इन दिस सेंस तो कराची के पास टैलेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा टैलेंट। तो सर आपको, अगर हम एक्चुअल बास्केटबॉल की बात करें, इसकी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपका ज़ाती राय क्या है? आपको क्या लगता है कराची मतलब फिर क्यों नहीं परफॉर्म कर पाता जब नेशनल आते हैं? बात सियासत पे चली जाएगी। कराची में असल में ग्रुप्स बहुत सारे हैं। अच्छा। तो वो भी हमारी बास्केटबॉल को बहुत नुकसान पहुंचाती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलें। सही। और बड़े अरसे के बाद ये लास्ट नेशनल गेम्स में मैंने भी ये देखा, और आपने भी देखा होगा कि हमारी सिंध की टीम ने पंजाब के साथ बहुत अच्छा मैच खेला है, बहुत क्लोज मैच खेला है। और ये कोई, मैं 15 या 17 साल के बाद मैंने ये चीज़ देखी है। 15 से आप खुद मतलब अपनी वो दे रहे हैं? जब मैं खेलता था तो उस वक्त हम पंजाब से लड़ते थे। इसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आया कि पंजाब हमें वन साइडेड मैच से हराते थे। लेकिन हमने इस दफ़ा ये देखा कि हम तकरीबन 6 पॉइंट से सिर्फ पंजाब से हारे, और हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बिल्कुल डेफिनेटली। सर आपने अभी जैसे कहा कि बात, मतलब अगर आप करेंगे तो सियासत पे चली जाएगी। तो सर मुझे मैं जब भी इस तरीके का कोई भी टॉपिक टच करता हूँ ना, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये फील होता है कि हमेशा एक तरीके से बात घूम फिर के उधर ही आके एक तरीके से अटक सी जाती है। तो सर आपकी पर्सनल इस पे ज़ाती राय क्या है कि ये क्यों है ऐसा मसला? पर्सनल मैं सजेशन दूंगा इन लोगों को जो भी इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, कि जिस वक्त कराची की बात हो ना, तो सबको एक हो जाना चाहिए। सही। जब भी बास्केटबॉल ग्रो करेगी, हम ये छोटे छोटे ग्रुप बना के 1.5 इंच की अपनी मस्जिद बना के हम बैठ जाएं, तो हम बास्केटबॉल की खिदमत नहीं कर रहे, हम बास्केटबॉल को तबाह कर रहे हैं। एक ज़माना था कि कराची के अंदर YMCA, आरामबाग, निश्तर पार्क, KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये 4 स्टेशन होते थे जहाँ अच्छी बास्केटबॉल होती थी, और जब भी मैचेस होते थे तो यहाँ से टीमें सेमीफाइनल्स क्वालिफाई करती थी। लेकिन YMCA बंद हो गया, आरामबाग एक ग्रुप सिर्फ चला रहा है उसको, वहाँ पे वही 15-20 बच्चे होते हैं जो वही खेल रहे हैं बस। इसके अलावा सर तो ये अच्छा नहीं है कि वो एटलीस्ट खेल तो रहे वहाँ पे? खेल रहे हैं, लेकिन वो फिर
उस मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे वो पॉलिटिक्स की वजह से। कैसे? उनको रोक लिया जाता है। अब वही बात है कि सियासी बातें सारी है। हमने कोशिश की है कि वो आए, जब भी कराची के ट्रायल्स हों, सिंध के ट्रायल्स हों, पार्टिसिपेट करें। हम उनको बिल्कुल चेक करेंगे, उनको देखेंगे, उनको पूरा मौका देंगे। अच्छा, बिल्कुल ऑफर है उनके लिए। सही, ठीक है। तो सर मतलब जैसे आपको क्या लगता है ये सब हल कैसे हो सकता है? लाइक अगर हल करना हो, अगर हम अपनी अना का मसला ना बनाएं इसको, तो ये हल हो सकता है। सही है। हम सब ने इसको अपनी अना का मसला बना लिया है। अच्छा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कराची की बात है तो सारे ग्रुपों को मिलके बैठना चाहिए और एक अच्छी टीम सही सेलेक्ट करनी चाहिए जो नेशनल लेवल पे कराची अच्छा परफॉर्म कर सके। सही, बेशक इंशाल्लाह ये आई होप हम लोग इन मसलों से आगे बढ़ सकें, क्योंकि जब कोशिश कर रहे हैं हम इसमें किसी भी सतह पे, किसी भी लेवल पे। और ये मुझे पहले तो लगता था ये शायद सिर्फ कराची का मसला है, लेकिन हमने अभी देखा रिसेंटली कि ये सिर्फ कराची में ही एक चीज़ नहीं है, ये अनफॉर्चुनेटली मतलब हम सब में ही एक तरीके से। और कई जगहों पे है, कराची में थोड़ी ज़्यादा है, बाकी और जगहों पे भी है कुछ, तो वो डेफिनेटली एग्जिस्ट तो करती है। खैर सर, मैं आपसे अब एक्चुअल बास्केटबॉल के बारे में अगर पूछूं, जैसे मैं उस तरफ कॉन्वर्सेशन थोड़ी उस तरफ लेके जाना चाह रहा हूं, तो बास्केटबॉल आपने पाकिस्तान के टैलेंट को आप कहाँ रैंक करेंगे? लाइक मतलब आप देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है बास्केटबॉल में एज अ कंट्री, नॉट जस्ट कराची? देखिए, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि हम इस वक्त, क्योंकि तकरीबन 13 साल का गैप आया, उसमें हमने बहुत सर उस पर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो क्यों ऐसा हुआ था, या क्या हुआ था? वो बस काफ़ी लंबी कहानी है। मैं तो उसका आई विटनेस हूँ, सही सर, आप थोड़ा देखता रहा उसको। तो चूँकि दूसरा ग्रुप था, कर्नल नसीम भट्ट साहब थे, वो इंटरेस्टेड थे कि वो सेक्रेटरी बन जाएं किसी तरह भी, और वो बाई हुक और बाई क्रुक बनना चाह रहे थे। फिर उस वक्त के वो पीएसबी के जो डायरेक्टर थे उनके साथ मिलकर उन्होंने फेडरेशन के ऊपर एडॉक लगवाई। और मज़ाक का खेज़ बात यह है कि एडॉक का सेक्रेटरी इलेक्शन के अंदर खुद ही सेक्रेटरी बन गया फेडरेशन का, जो कि हो ही नहीं सकता। अच्छा, कि जो बंदा इलेक्शन करवा रहा है वो खुद कैसे सेक्रेटरी बनेगा? वो किसी इवेंट, किसी यूनिट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने किया, 12-13 साल उन्होंने चलाई। हाँ। और उसका हम खमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। सर क्या ये वही चीज़, क्या मुझे अभी एक्चुअली मैं पहली दफ़ा इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, क्या ये वही वजह है जो बीच में एक दफ़ा फीबा ने पाकिस्तान को सस्पेंड भी कर दिया था शायद उनकी मेंबरशिप में? बिल्कुल सस्पेंड तो ये किया पूरी था। वही उसी की कंटिन्यूएशन है? इसी वजह से सस्पेंड किया था। और इसके बाद 2013 में जब खालिद बशीर साहब दोबारा सेक्रेटरी आए, ब्रिगेडियर रशीद मलिक हमारे बहुत अच्छे बास्केटबॉलर थे और बहुत कदावर शख्सियत थी पाकिस्तान की, वो प्रेसिडेंट बने। इसके बाद इन्होंने कोशिश करके फीबा से वो रिक्वेस्ट करके वो पाबंदी हटवाई थी। सही, तो अब ऑफिशियल बॉडी मतलब उसके बाद अब ये हुई तो फिर बिल्कुल कर रही है और काम बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर बास्केटबॉल बेहतरी की तरफ जाए। सर एक और मेरा सवाल ये था कि जैसे जब मैं चैलेंजेस के बारे में पूछा था, तो मेरे दिमाग में जो आप लोगों को तकलीफ़ें फेस होती हैं ऑर्गेनाइज़ करने में, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये था, ये था कि जिस तरह हम लोग को कभी प्लेयर्स को कभी एक्चुअल कैलेंडर जो होता है एक तरीके से, जो तरीक़ेकार होता है वैसे, वो ऐसा सच मिलता नहीं है। लाइक अगर मिलता भी है तो टूर्नामेंट कभी ना, लाइक ये तो हर जगह ही होता है ऑलमोस्ट, कि जितने टूर्नामेंट्स होते हैं वो हमेशा डिले हो जाते हैं कोई ना कोई मसले की वजह से। तो सर ऐसी क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये? देखिए, मैं बताऊँ, कोविड से पहले तक हम अपने कैलेंडर पे मुकम्मल अमल दरामद करते थे। सही, जितने इवेंट्स फेडरेशन कैलेंडर में देती थी वो सारे इवेंट्स अपने टाइम पर हम करवा रहे थे। 2 साल कोविड की वजह से जो गैप आया, उसके बाद वो सारा बिखर गया। सही, फिर कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के हालात भी कुछ ख़राब रहे, बलूचिस्तान में हालात ख़राब रहे, KPK में हालात ख़राब रहे, उसकी वजह से भी हम काफ़ी एक्टिविटीज़ नहीं कर सके। सही, तो कोशिश कर रहे हैं हम कि हम एक्टिविटीज़ को दोबारा बहाल करें। सर लाइक वी सेड, ये एक इलेक्शन ईयर है और आपने कहा हर 4 साल इलेक्शन होते हैं, तो प्रीवियस इलेक्शन हमारे मतलब 2022 में हुए थे। जी, 2022 में थे, अब 2026 में होने हैं। सही, और अभी क्या इलेक्शन की कोई डेट आई है क्या? कब होंगे इलेक्शन, कुछ पता है? देखिए, इंशाल्लाह अगस्त में इलेक्शन होंगे। अगस्त में इलेक्शन। सही,
ठीक है, और कुछ हमें इन्फो है कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सी कंटेस्ट? नहीं, ये 15 यूनिट्स हैं, इनके अंदर से ही लोग आएंगे। अच्छा। और चूँकि हमारे लीडर खालिद बशीर साहब हैं, तो वो हमारे जो सीनियर्स हैं वो बैठेंगे कि किन किन को आगे लाना चाहिए जो कि इस फील्ड में अपने टैलेंट को शो करें। सही है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया याकूब साहब। अब जाते जाते आपने अगर कोई बात कहनी हो, आप कुछ डिस्कस पर्सनली, कुछ टॉपिक आप जो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं जो आपको लगता है आम आवाम को नहीं पता, वो उस टॉपिक के बारे में चले बात करते हैं। ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? नहीं, बस मैं सारे डिवीज़न से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हर डिवीज़न अपना काम करे। हमारे डिवीज़न्स काम नहीं कर रही। सही। 2-3 डिवीज़न्स के अलावा कहीं पे भी काम नहीं हो रहा। तो अगर सारे डिवीज़न्स काम करेंगे, ग्रास रूट से प्लेयर्स आएंगे, तो हमारी बास्केटबॉल खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएगी। सर, आपको वैसे ये बड़ी अच्छा टॉपिक है। आपको अभी ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल मतलब मुल्क में बढ़ गई है इस पिछले कुछ सालों में, अगर हम देखें तो? देखिए, मैं बताऊँ, कराची अगर आप लेना तो लीग ऑफ बास्केटबॉल कराची में चल रही है। बिल्कुल। उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है कराची पे, बहुत प्लेयर्स निकल रहे हैं। और मैं पूरे पाकिस्तान पे मेरे ख्याल से शाबाशी दूंगा शाहज़ैन मलिक को कि उन्होंने ये स्टेप उठाया और इतनी मेहनत की इस सिलसिले में, और तकरीबन 20 से ऊपर टीमें उन्होंने इकट्ठी की हैं और उनको एक अच्छी लीग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, शाहज़ैन से बात भी हुई है कि इस लीग कॉन्फेडरेशन के उसमें अम्ब्रेला के अंदर ले आए। और शाहज़ैन इस बात में भी इंटरेस्टेड है कि इसी लीग को हम लाहौर और इस्लामाबाद तक एक्सपेंड करें। बिल्कुल, ये हमने बहुत अरसे से बात सुनी है। इंशाल्लाह तो हम उनके साथ हैं बिल्कुल, और ये काम करेंगे। अभी शाहज़ैन की खालिद बशीर साहब से मुलाकात हुई और खालिद बशीर साहब ने उनको पूरा ताउन का यकीन करवाया है कि आप लाहौर आएँ, हम आपके साथ हैं। आप इस्लामाबाद करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम हर तरीके से आपकी सपोर्ट करेंगे। सही, बिल्कुल। एंड डेफिनेटली आई थिंक बास्केटबॉल तो बढ़ ही रही है, और बाकी जो इस तरह और भी, आई थिंक इस्लामाबाद वालों ने भी अपनी एक लीग कराई थी पिछले साल, लीग ऑफ बास्केटबॉल की देखा देखी, मतलब उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने शुरू किया था। और मेरी ख्वाहिश है कि शाहज़ैन मलिक जैसे लोग और भी लोग बास्केटबॉल में आए। बिल्कुल, डेफिनेटली बास्केटबॉल ग्रो करे। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया याकूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आपको मज़ा आया हो। आपने बिल्कुल, और आपने बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। और मैंने भी इंजॉय किया। और अच्छा है, लोग हमारी बात सुनेंगे और इस पे अमल भी इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। चलें गाइस, थैंक यू सो मच। आपने देखा, अभी तक आपने देखा, उम्मीद है आपको कुछ फ़ायदा वायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, कट। ओके, थैंक यू सर।